मध्य प्रदेश में अब सीएम मोहन यादव की औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हो गया है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोहन सरकार का फोकस अब आईटी से लेकर हर क्षेत्र में निवेश लाने का है। खुद सीएम की 1-to-1 चर्चा के बाद उद्योगपतियों को एक टेबल पर उनकी हर एक समस्या का हल मिल रहा है। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन की औद्योगिक क्रांति, आईटी से लेकर हर क्षेत्र में निवेश, मिनरल ऑप्शन पर सबकी नजर, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, सेवा कर लेगी सरकार। एमपी में बनेंगे छोटा भीम जैसे कार्टून, एक टेबल पर हर समस्या का होगा हल। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम मोहन यादव के दूसरे राज्यों में दौरे जारी है। आईटी से लेकर हर क्षेत्र में निवेश लाने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी में सरकार कई हद तक सफल भी हुई है। निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार ने अपनी औद्योगिक और आईटी नीति में बदलाव भी किया। नए प्लान के तहत नगरीय सीमा में उद्योगों पर लगने वाला प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा। इसकी जगह मोहन सरकार सेवा कर लेगी। ये सेवा कर नाम मात्र होगा। आईटी सेक्टर को लेकर भी सरकार की हर स्तर पर उद्योगपतियों से बातचीत जारी है। करोड़ों के प्रस्ताव भी सरकार को मिले। कई उद्योगपतियों ने निवेश के लिए भी अपनी सहमति दी। सरकार एनिमेशन सेक्टर पर भी फोकस कर रही है। इसके तहत भोपाल और इंदौर में विजुअल इफेक्ट तैयार होंगे। एमपी में छोटा भीम जैसे कार्टून भी बनेंगे। सरकार की कोशिश है कि एमपी में डेटा सेंटर भी आ सके। विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, आईबीएम जैसी कई बड़ी आईटी कंपनियां करेगी निवेश। आईटी, आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और ईएसडीएम, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ओईएम, रक्षा और फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस के लगेंगे उद्योग। एडवांटेज मध्य प्रदेश के जरिए निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री का उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा के साथ राउंड टेबल पर मंथन। बीजेपी सरकार का मानना है कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर के उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है। इसके लिए सरकार उन्हें सुविधाएं भी देगी। इन सुविधाओं को उद्योगपतियों को बताया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को एमपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल उपयोगी है और जो कंपनीज और जो इस विधा के जानकार नहीं समझते थे, वो कोरोना के समय उनको ये ध्यान में आ गया कि मध्य प्रदेश भी एक बड़ा आईटी की दृष्टि से अलग अलग आयामों पर काम करने वाला क्षेत्र हो सकता है। मध्य प्रदेश देश के हृदय में है, बीचों बीच स्थित है, इसलिए लॉजिस्टिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सभी अनुकूलताओं का, कानून व्यवस्था हो, सस्ता श्रम हो, स्किल्ड मैन पावर हो, अनस्किल्ड मैन पावर हो, सब प्रकार की व्यवस्था को दृष्टि रखते हुए मध्य प्रदेश केवल आईटी का हब नहीं बल्कि अन्य दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उद्योग का केंद्र बनने जा रहा है। आप देखते जाइए। आईटी के साथ मध्य प्रदेश में दूसरे सेक्टर के उद्योगों के लिए भी संभावनाएं हैं। खास तौर पर खनिज संपदा पर उद्योगपतियों की नजर है। मध्य प्रदेश को मिनरल ऑप्शन के लिए पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन्वेस्ट मीट में उद्योगपतियों को खनिज क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। एल्युमिनियम, लेटराइट, बॉक्साइट, मेटल, डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन, मैग्नीज के 33 ब्लॉक की हो रही नीलामी। प्रदेश के 17 कोल ब्लॉक के ऑक्शन जल्द होंगे। थर्मल पावर प्लांट, कोल गैसिफिकेशन प्लांट, सीमेंट उद्योग के लिए भरपूर संभावना। डायमंड बिजनेस पार्क कंपोजिट लाइसेंस के लिए
5 ब्लॉक की पहचान की गई। मध्य प्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। देश के उत्पादन का 41% मध्य प्रदेश में होता है। देश में सर्वाधिक भंडार 14 मिलियन टन मध्य प्रदेश के छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ में है। देश में सैरेमिक, पॉटरी और पोर्सलिन और टाइल्स उद्योगों के लिए सबसे लाभकारी निवेश स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश तांबा, मैग्नीज और हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसी तरह रॉक फॉस्फेट में दूसरे, चुना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। खनिज संपदा की बात करें तो लोहा अयस्क देश में 6,209 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 54.1 मीट्रिक टन है, जो देश का 1% है। तांबा देश में 163.9 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 120.4 मीट्रिक टन है, जो देश का 73% है। इसी प्रकार मैग्नीज अयस्क 75.0 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 19.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 26% है। जबकि बॉक्साइट 640.5 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 18.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 3% है। वहीं रॉक फॉस्फेट देश में 30.9 मीट्रिक टन रिजर्व है। ये मध्य प्रदेश में 9.0 मीट्रिक टन है, जो देश का 29% है। ग्वालियर शिवपुरी आयरन, क्वार्ट्ज और फ्लैगस्टोन पाया जाता है। झाबुआ, अलीराजपुर रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज और ग्रेफाइट मिलता है। नीमच लाइमस्टोन, बैतूल में कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लेड और जिंक मिलता है। छिंदवाड़ा कोल, मैग्नीज, डोलोमाइट मिलता है। बालाघाट कॉपर, मैग्नीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट पाया जाता है। मंडला डिंडोरी डायमंड, डोलोमाइट, बॉक्साइट मिलता है। जबलपुर डोलोमाइट, आयरन, अयस्क, लाइमस्टोन, मैग्नीज, गोल्ड और मार्बर मिलता है। इसके अलावा सिंगरौली में कोल, गोल्ड, आयरन, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में कोल, कॉलबैट, मीथेन, बॉक्साइट, सागर, छतरपुर और पन्ना में डायमंड, रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर, आयरन और ग्रेनाइट मिलता है। हम कोयला की बात करें तो देश में कोयला का उत्पादन 3,61,411 मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश में 30,916 मीट्रिक टन कोल्ड रिजर्व है, जो देश का 8% है। इसी तरह चूना पत्थर देश में 19,028.5 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 1,692 मीट्रिक टन है, जो देश का 9% है। मोहन की औद्योगिक क्रांति पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि इन्वेस्टर के नाम पर सरकार इवेंट करती है। मौजूदा उद्योगों के हाल मध्य प्रदेश में ठीक नहीं। यहाँ पर पहले से ही लगे उद्योग बंद हो रहे हैं। ऐसे में सरकार फिर इन्वेस्टर समेट कर दिखावा कर रही है। देखिए, इनने आज तक पिछले 20 साल में जितनी भी इन्वेस्टर मीट की हैं, सारी फेल साबित हुई हैं। आप मुझे बताएं कौन से उद्योग लग गए। ये जो आईटी सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकारों के समय पीतमपुर, मंडीदीप, मालनपुर जैसे औद्योगिक संस्थान स्थापित किए, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। आज पता कर लें, पीतमपुर जैसे बड़े औद्योगिक संस्थान से आप देखें 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियां पलायन कर गईं, गुजरात चली गईं, कुछ महाराष्ट्र चली गईं, कुछ नोएडा चली गईं, और जो चालू भी हैं तो अपने से 50% प्रोडक्शन के साथ चल पा रही हैं। तो सबसे पहले आप उनको संभाल लें। बाकी इन्वेस्टर मीट के नाम पे आपने घोटाले तो बहुत किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी जो इन्वेस्टमेंट था वो ज़मीन पर नहीं आ पाया है।
मोहन सरकार की सबसे पहले कोशिश है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सरकार की आसान नीतियों से प्रभावित होकर हर सेक्टर के उद्योग स्थापित हो सके। इसमें मोहन सरकार सफल भी रही। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने निवेशकों के लिए अपनी नीतियों को बदल दिया है। ये कोशिश रोजगार और प्रदेश के विकास को गति देगी। सरकार चाहती भी यही है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी नजर आने लगेंगे। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने महिला नीति बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जनता से लेकर सरकार स्तर पर सुझाव मांगे गए हैं। ये नीति 10 साल के लिए बनेगी। क्या रहेगा महिला नीति में, जानने के लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को पावरफुल बना रही सरकार, मोहन सरकार बना रही महिला नीति। नीति के लिए जनता से मांगे सुझाव। नारी सशक्तिकरण पर फोकस। 10 साल के लिए बनेगी नीति। मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए नीति बनाने जा रही है। नीति बनाने के लिए राज्य सरकार आम जनता से सुझाव लेगी। ये सुझाव ईमेल और पत्र के माध्यम से लिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार सभी विभागों की मदद भी लेगी। इसके लिए हर एक विभाग में एक महिला अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आम जनता और विभागों से आने वाले सुझावों और जानकारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग से साझा किया जाएगा। तो ऐसे तैयार होगी महिला नीति। अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र में जनता से संपर्क करेंगे, सुझाव लेंगे। सुझावों के आधार पर महिला एवं बाल विकास विभाग नीति तैयार करेगा। महिला सशक्तिकरण के अनछुए पहलुओं को शामिल किया जाएगा। मानवाधिकार, भागीदारी, हिंसा जैसी कुरीतियों को समावेश किया जाएगा। वहीं सरकार ने नीति बनाने पर काम भी शुरू कर दिया। इसके लिए जून महीने में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला हो चुकी है। इसमें 45 से अधिक विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में जो सुझाव आए हैं उनके आधार पर ही बालिकाओं की सुरक्षा, कानून, आजीविका और कौशल विकास के अवसर, इसके अलावा जेंडर, पंचायत आदि को लेकर काम किया जाएगा। इस कार्य में NGO और सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश बीजेपी के मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। आगे भी प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। सरकार नीति बनाकर महिलाओं को पहले से ज्यादा सशक्त बनाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनभागीदारी से चली है। जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं और उनकी सुझावों के साथ में आगे बढ़ने का काम किया है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी पंचायतें लगाने का काम लगातार किया और उस दृष्टि से नियम कानून के साथ साथ योजनाएं भी बनाई हैं। और अगर अब महिला नीति को लेकर सरकार का ये प्रयास है तो स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। वैसे तो महिलाओं को सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन समाज में उन्हें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। महिला सशक्तिकरण में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विधिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का समावेश है। महिला एवं बाल विकास विभाग का मानना है कि महिला नीति मात्र कागजी दस्तावेज ना बने, इसके लिए मैनिफेस्टो के रूप में इसे तैयार किया जाएगा। खास बात यह कि नीति में महिलाओं के मानवाधिकार, उनकी भागीदारी, हिंसा जैसी कुरीतियों को दूर किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का आरोप है कि सरकार महिलाओं से किए वादों को पूरा नहीं कर रही है। सरकार उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में अव्वल है। यहाँ सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्हें आज तक जो भी काम किए, वादे किए, घोषणा की, सारी खोखली साबित हुई। और आज भी देखें मध्य प्रदेश में आज भी निरंतर रोज बलात्कार हो रहे हैं और रोज महिलाओं के साथ मारपीट और घरेलू हिंसा हो रही है। मुझे बताएं, आज तक इनके जो बनाए हुए कानून थे वो किस काम आए? शिवराज जी ने भी कहा था कि मैं फांसी की सजा दूंगा जो बलात्कार, लेकिन आप मुझे बताएं क्या हुआ? इस प्रदेश में निरंतर कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, जर्जर है, लेकिन हाँ, ये सिर्फ इसके माध्यम से राजनीति करते हो, कुछ नहीं। फिलहाल महिला एवं बालिका सशक्तिकरण नीति अगले 10 सालों के लिए तैयार होगी। आगामी 3 माह में नीति का निर्धारण विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ किया जाएगा। बड़ी बात यह कि नीति निर्धारण के लिए सुझाव लिए जाएंगे, प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसके अनुमोदन के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। साथ ही नीति के बिंदुओं की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा भी की जाएगी। मनोज राठौर, BSTV भोपाल।
बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान 11 अगस्त से शुरू कर रही है। प्रदेश भर में तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी, लेकिन बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक विवादित बयान सामने आया। उनका कहना है कि बीजेपी कहीं भी तिरंगा लगवा सकती है क्योंकि उनकी यात्रा में पुलिस और गुंडे साथ रहेंगे। क्यों हो रही है इस अभियान पर सियासत, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराने का प्लान तैयार किया है, जिसको लेकर बूथ स्तर पर भाजपा संगठन ने निर्देश जारी किए हैं। 11 अगस्त से तिरंगा यात्रा प्रदेश भर में निकाली जाएगी, लेकिन इस यात्रा पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का कहना है कि बीजेपी अगर तिरंगा यात्रा जैसी यात्राएं राष्ट्र के पक्ष में निकाल रही है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो यह खेल है यह अब सबके सामने आ चुका है। यदि उनके अंदर राष्ट्रभक्ति है तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्र के संविधान को स्वीकार करना चाहिए। यह बीजेपी का ड्रामा है। बीजेपी के जो अभियान का मसला है वह कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं। कौन मना कर सकता है, क्योंकि उनकी यात्रा में गुंडे और पुलिस साथ में चलेंगे। वह कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के झंडों को इस यात्रा के दौरान उखाड़ कर फेंक देंगे और अपना झंडा लगा देंगे। वह तो सारा काम गुंडागर्दी से करते हैं। हम लोगों ने उनकी विधानसभा के दौरान गुंडागर्दी देखी है। बरैया ने यह भी कहा कि आजादी या लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में यह तिरंगा झंडा हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा झंडा फहरा रही है वह सिर्फ राष्ट्रभक्ति का नाटक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर तिरंगा यात्रा निकाल करके घर घर जाएगी और वो हर घर पर झंडा लहराने का जो उनका कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से उनके कार्यक्रम में कोई घर पर झंडा लहराएगा तो कोई मना इसलिए नहीं करेगा। उनकी यात्रा में पुलिस होगी, उनकी यात्रा में गुंडे होंगे, तो गुंडे को देखकर पुलिस को देखकर पुलिस भी एक तरह से उनके गुंडों जैसा ही काम कर रही है। तो उनको देख करके कौन मना करेगा कि हमारे घर पे झंडा मत फहराओ। डर के मारे कहेंगे वही फहरा दो, वो तो कांग्रेस को और कई पार्टियों का खींच करके खुद का झंडा फहरा देंगे तो मना नहीं करेगा कोई। तो इसलिए उनका मैं नहीं समझता, ये उनका ड्रामा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति का ड्रामा करती है। हमने विधानसभा में देखा, ये नैतिक बात पर, नीति की बात पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। वो लोकतंत्र मानते ही नहीं है, संविधान मानते ही नहीं है। देश को भी वो एक नकली तरीके से ड्रामा कर रहे हैं कि हम राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं। बीजेपी का इस बयान को लेकर कहना है कि फूल सिंह बरैया हमेशा विवादित बयान देते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वह मुंह काला कर लेंगे। उन्होंने मुंह काला किया भी था। भारतीय जनता पार्टी इस समय तिरंगा यात्रा की बात कर रही है। ऐसे में बरैया को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इससे देश प्रदेश में अराजकता का माहौल बन सकता है। फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है उन्हें तत्काल इसे वापस लेना चाहिए और प्रदेश और देश की जनता से तत्काल माफी भी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो बयान है बहुत घृणित बयान है। मैं आदरणीय फूल सिंह बरैया से कहता हूं कि उन्हें इससे अपने बयान पर माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त, देशभक्त की बात करती है और इसमें जो गुंडों का, भारतीय जनता पार्टी कोई गुंडों का दल नहीं है और पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और किसी के दबाव में और धौंस में तिरंगा नहीं फहराए जाएंगे। वो सबके सहमति से, आम सहमति से ये कार्यक्रम किया जाएगा। और इस तरह के जो बयान दे रहे हैं आदरणीय फूल सिंह बरैया, जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनका बयान बहुत ही घृणित कृत्य है। इस बयान को उन्हें तत्काल वापस लेना चाहिए और इस देश के और प्रदेश की जनता से उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। देश की आन, बान और शान का प्रतीक तिरंगा राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है। बीजेपी के अभियान पर कांग्रेस का वार कहां तक सही है और हर घर तिरंगा पर कांग्रेस के विवादित बयान देने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BS टीवी। इधर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में धर्म और राष्ट्र के नाम पर एक नई सियासत छिड़ गई है।
कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक दूसरे पर धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये सियासत बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकालने के ऐलान के बाद शुरू हुई। कांग्रेस ने बीजेपी के इस तिरंगा यात्रा को नौटंकी करार दिया और इसके बाद एक दूसरे पर बयानबाजी का जो दौर है वो तेज हो गया। इसी पर देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। अभियान को लेकर भाजपा की बैठक। 11 अगस्त से भाजपा की तिरंगा यात्रा। अभियान को लेकर फाइनल रोड मैप तैयार किया। अलग अलग कई आयोजन होंगे। भाजपा की तिरंगा यात्रा को कांग्रेस ने बताया नौटंकी। तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी गई है। वहीं 13 से 15 अगस्त तक हर कार्यकर्ता प्रत्येक घर और व्यावसायिक केंद्रों पर तिरंगा फहराने के लिए अभियान चलाएगा। भाजपा ने पिछले साल भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों में भी झंडे लगाना है, ध्वज मतलब अपना तिरंगा लगाना है। युवा मोर्चा के तत्वाधान में रैली का आयोजन है और इस तरीके से हमारे 12, 13, 14 ऐसे 3 तिथियों पर और जो हमारे छत्तीसगढ़ या पूरे देश के विभूतियों की जो स्मारिका है, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनकी साफ सफाई करके स्वच्छता अभियान को भी इसमें सम्मिलित करते हुए और उनका मालार्पण 11, 12, 13 अगस्त को युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा युवाओं में भावना को लेकर के, युवाओं में ये भावना सशक्त हो, जागृत हो, तो एक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी तिरंगा यात्रा का आयोजन 11, 12, 13 को युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रत्येक विधानसभा में हम करने वाले हैं। बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने भाजपा के तिरंगा अभियान को भाजपा का ड्रामा और साजिश करना बताया है। भाजपा नौटंकी करने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम करती है, वैसे ही तिरंगा हर घर में फहराया जाएगा। 15 अगस्त तो राष्ट्रीय त्योहार है, इसे देश का हर नागरिक मनाता है, लेकिन भाजपा के लोग केवल नौटंकी करने के लिए इस तरह का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ नौटंकी करने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे प्रपंच करती है बीजेपी। उनका मानना है कि बीजेपी आने वाले उपचुनावों के लिए ये दिखावा कर रही है। उन्होंने चुनाव की नौटंकियां बताया और कहा कि चुनाव जाते ही ये नौटंकियां भी खत्म हो जाएंगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और तिरंगा तो हर घर में फहरता है, हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा यात्रा ढकोसला है। जिस भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष आरएसएस ने आज़ादी के बाद 4 दशक तक अपने मुख्यालय में तिरंगे को नहीं फहराया, जिस भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष आरएसएस के गुरु गोलकर ने जब तिरंगे को भारत के संविधान ने अंगीकार किया, भारत के संसद ने अंगीकार किया, तो इसे अपशकुन बताया था, 3 रंग को देश के लिए घातक बताया था। वह भारतीय जनता पार्टी अब अपने राजनीतिक प्रोपोगंडा के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो यह उनका एक प्रकार से दिखावा है, जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश मात्र है। वहीं कांग्रेस के नौटंकी वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के इस हमले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने उन्हें जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये अभियान चला रही है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को हर काम नौटंकी लगता है। उन्होंने कांग्रेस के सामने राष्ट्र प्रेम का उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने बीते दिन हुए बांग्लादेश में तख्ता पलट
की वजह से राष्ट्र प्रेमी नहीं होना बताया। उन्होंने कांग्रेस की इस सोच को देश को खंडित करने वाली बताई। उन्होंने कहा कि तिरंगे के विरोध पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने वाले नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं और किस प्रकार से वो देश की बात हो चाहे राष्ट्रीय संस्कृति की बात हो। जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हो रहा है और पूरे बांग्लादेश में जिस तरफ से विद्रोहियों ने तख्ता पलट किया है, मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश में राष्ट्र प्रेम की भावना अगर होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसलिए भारत में सदैव से उसके प्रति भावना रही है, देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति। ये तिरंगा घर घर लगाने से मुझे लगता है कि लोगों में देश प्रेम की भावना और ज्यादा उत्प्रोत होगी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में कलह चल रही है। कांग्रेस इसे नौटंकी बता रही है। इससे नाराज बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे राष्ट्र प्रेम के प्रति असंवेदनशील बता दिया। तिरंगा यात्रा के मुद्दे पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। अब देखना होगा कि तिरंगा यात्रा पर हो रही सियासत पर किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल बात सियासत की में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।